आपकी कंप्लीट है, पीडीएफ से आपने फेयर वर्क भी कंप्लीट किया। ओके, नाउ वी आर स्टार्ट योर चैप्टर 4 हीट। हीट के बारे में आप क्या जानते हैं? हीट मतलब कि हॉट एंड कोल्ड जो आपको फील होता है ना, या फिर आप समर वेकेशन में या फिर समर में क्या करते हो, लाइट कलर के कपड़े वियर करते हो, और इसके अपोजिट अगर हम विंटर में देखें तो आप क्या वियर करते हो, वुलन के कपड़े या फिर डार्क कलर के कपड़े वियर करते हो। तो वो हम क्यों करते हैं? तो इसी ये हीट के थ्रू ही हम सारा जो है हमारा पहनावा चेंज होता है, या फिर जो भी कोल्ड एंड हॉट जो भी चीजें होती है ये सभी हीट के थ्रू ही होती है। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। In chapter 3rd, you learned that woolen clothes are made from animal fiber. You also know that cotton clothes are made from plant fiber. We wear woolen clothes during winter when it is cold outside. Woolen clothes keep us warm. We prefer to wear light colored cotton clothes when it is hot. They give us a feeling of coolness. You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. In winter, you feel cold inside the house. If you come out in the sun, you feel warm. In summer, you feel hot even inside the house. How do we know whether an object is hot or cold? How do we find out how hot or cold an object is? In this chapter, we shall try to seek answer the same of this question. जैसे कपड़ों के बारे में बताया है, अपन गर्मियों में कॉटन के और लाइट कलर के पहनते हैं, और सर्दियों में जो है या तो डार्क कलर के पहनते हैं या फिर वुलन के ऊनी कपड़े पहनते हैं ना, जो कि आपने थर्ड चैप्टर में प्रोसेस सीखी थी पूरी, हमको वुलन कैसे मिलता है फाइबर के बारे में। तो और या फिर आप सेकेंडली आप देखें तो जैसे गर्मियों में हम घर के अंदर रहते हैं तो हमको कैसा लगता है, गर्म लगता है ना, और सर्दियों में गर्मियों में अगर उल्टा हम घर के बाहर चले जाते हैं सनलाइट में तो हमको क्या लगता है, गर्मी फील होती है। तो ये सब किसके अकॉर्डिंग होता है, हीट के अकॉर्डिंग। तो इस हीट के बारे में हम कम्प्लीटली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका 4.1 हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड, क्या आपने कभी किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉट एंड कोल्ड फील किया है? इस चैप्टर में आपकी एक्टिविटीज बहुत सारी दे रखी है, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज के थ्रू ही आप इस हीट को, हॉट या कोल्ड को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकेंगे और अंडरमाइन कर सकेंगे। इन आवर day to day life, we come across a number of objects. Some of these are hot and some of these are cold. Tea is hot and ice is cold. List some objects you use commonly in table 4.1. Mark this object as hot or cold. मतलब कि हम डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट, बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे आसपास देखते हैं जो कुछ गर्म होती है और कुछ ठंडी होती है। जैसे कि आपने चाय पीते हैं तो चाय क्या रहती है, गर्म, और अगर आइस को देखें तो ठंडी होती है। इसी तरीके से आपको और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलेंगे, आप उनको देखिए और फिर इसको क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ये इस टेबल में फिल कर सकते हो। We see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than other while some are colder than other. मतलब कि कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हो ठंडे और गर्म, लेकिन कुछ और भी ऐसे हैं कुछ ज्यादा ही गर्म होते हैं और कुछ ज्यादा ही ठंडे होते हैं। How do we decide which object is hotter than the other? हम अब जो कम गर्म है और एक जो बहुत ज्यादा गर्म है, इन दोनों में हम डिसाइड कैसे करेंगे कि ये ज्यादा गर्म है? तो we often do it by touching the object, but is our sense of touch reliable? Let us find out. मतलब कि हम उसको टच करके भी बता सकते हैं, लेकिन टच करने का भी हमारा जो है एक प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए। आपकी एक्टिविटी 4.1 में दे रखा है कि नॉर्मली ये एक्टिविटी आप घर पे भी करके देख सकते हैं। A, B and C 3 बीकर सबको रखना है और उसमें कुछ वाटर ऐसा रखना है, एक में चिल्ड वाटर रखिए, एक में फिर टेक 3 स्मॉल टब रखने हैं। ओके, लेबल देम A, B and C. Put cold water in mug A and hot water in mug B and mix the water. मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी। जैसे कि आपको ये पिक्चर में दे रखा है ना, A, B and C। A, B and C, तो A के अंदर तो हमको कोल्ड वाटर रखना है, B में आपको हॉट वाटर रखना है और C के अंदर दोनों का मिक्स वाटर रखना है। और फिर आपको इनको ऑब्जर्व करके देखना है कि आपको क्या पता चलता है इसमें से। तो आप
Now dip your left hand in mug A and the right hand in mug B. After keeping the hands in two mugs for 2-3 minutes, put both the hands in mug C. To both the hands get the same feeling. क्या आपने थोड़ी देर के लिए ए और बी में अपने दोनों हाथ भिगो के रखे 2-3 मिनट तक, फिर उनको निकाल के आपने कहा रखा है सी में रख दिया, तो क्या आपको दोनों हाथों की जो हीट है या फिर दोनों हैंड्स गेट सेम फीलिंग सेम हो रही है? तो ये कौन सी फीलिंग होगी? Push or confused show that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may deceive us. मतलब कि हर समय हम ऐसा नहीं कर सकते। तो पानी था तो हमने उसको यूज करके देख लिया, थोड़ा सा पानी गर्म लिया, लेकिन हर बार हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी का भी हमको देखना है कि ये कितना हॉट है या फिर ये कितना कोल्ड है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? देन हाउ डू वी फाइंड आउट how hot an object really is? A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. Temperature is measured by a device called thermometer. हम कैसे डिसाइड करते हैं? टेम्परेचर के थ्रू, और टेम्परेचर कैसे निकलेगा? थर्मामीटर के थ्रू। तो हॉटनेस को हम कैसे मेजर करेंगे? टेम्परेचर में हम मेजर करते हो, टेम्परेचर को कैसे निकालेंगे? थर्मामीटर से। ओके, थर्मामीटर आपने देखा होगा, मेजरिंग टेम्परेचर। अब मेजरिंग टेम्परेचर को मेजर करेंगे। Have you seen a thermometer? Recall that when you someone else in your family and had fever, the temperature was measured by a thermometer. The thermometer that measure our body temperature is called a clinical thermometer. मतलब कि आपने कभी थर्मामीटर देखा है? आपके घर में कभी किसी को फीवर हुआ हो तो जो फीवर नापने वाला जो रहता है, जैसे आपको इसमें दे रखा है पिक्चर में, ये वाला, इस चीज को क्या बोलते हैं? हम थर्मामीटर बोलते हैं। ओके, और थर्मामीटर जो कि फीवर को चेक करने वाला होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्लिनिकल थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you. A clinical thermometer looks like the one shown in figure 4.2 में, जैसा आपको दिख रहा है इस तरीके का है। अगर आपने देखा हो तो ठीक, नहीं देखा हो तो आप किसी फ्रेंड से या किसी से देख सकते हैं इसको हाथ में लेके। A clinical thermometer consists of a long narrow uniform glass tube, मतलब कि एक लंबी सी जो आगे से पतली है और जो ग्लास की एक ट्यूब की टाइप की होती है। It has a bulb at one end, मतलब कि इसके एक सिरे पर क्या रहता है? बल्ब लगा होता है। Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. Outside the bulb, बल्ब की जो आउटसाइड में है अपने को एक मर्क्यूरी की एक लाइन जो थ्रेड धागे के समान चमकती हुई दिखाई देती है। If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. You will also find a scale on the thermometer. The scale we use is the Celsius scale, indicated by degree Celsius. मतलब कि आप थर्मामीटर में देखिए, इसको पलट के ऐसे ऐसे अगर हिलाएंगे आप थोड़ा सा, उसमें आपको जो मर्क्यूरी है उसकी थ्रेड दिखाई। मर्क्यूरी मतलब क्या होता है? पारा है ना, एक तरीके का। ये भी क्या होता है? मेटल होता है, लिक्विड मेटल बोलते हैं इसको। क्लिनिकल थर्मामीटर में इसको क्या में नापते हैं? अपन डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। ओके, सेल्सियस बोलते हैं और इसको शो करते हैं अपन डिग्री सेल्सियस में। और जो मर्क्यूरी थर्मामीटर है वो आपका मेजर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है। बिकॉज हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है? 37 डिग्री टेम्परेचर हमारा होता है। तो फीवर में आप नॉर्मली क्या करते हो? आपको ऑब्जर्व होता है कि हमारी जो बॉडी है वो क्या होगी? हॉट हो रही है। तो 37 से कुछ भी हॉट होते होते ये 42 तक जा सकती है, और कम तो बहुत ही कम होती है। A clinical temperature reads the temperature from 35 डिग्री सेल्सियस एंड 42 डिग्री सेल्सियस। अब एक्टिविटी है आपकी 4.2 में आपको दिखाया है रीडिंग का थर्मामीटर। थर्मामीटर को आप कैसे रीड कर सकते हो? इसके लिए फार्मूला होता है 1/5 = 0.2 डिग्री सेल्सियस।
Let us learn how to read the thermometer. First, note the temperature difference indicated between the two bigger mark. तो बड़े जो मार्क है उनके अंदर हमको क्या करना है, टेम्परेचर को देखना है. Also note down the number of division, मतलब कि उनके बीच के कितने डिवीजन दे रहे हैं. जैसे अपनी नॉर्मल स्केल होती है ना 1 to 1 से 2, और इसके अंदर क्या होती है छोटी छोटी लाइन करेंगे 1 2 3 4 5. लिटिल लाइन होती है 1 2 3 4 5 ऐसे. तो ये छोटे छोटे जितने भी डिवाइड होते हैं इन सबको आपको काउंट करना है. Read the suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 division between them. अगर वो 1 डिग्री का आता है टेम्परेचर और इसके बीच में आपको 5 डिवीजन दे रखे तो 1/5 ये इसका फार्मूला होगा, है ना. The normal temperature of human body is 37 degree. Note that the temperature is started with its unit. और टेम्परेचर जो है वो इसकी यूनिट के साथ में स्टार्ट होता है. नॉर्मली हमारा कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस. एक्टिविटी आपको दे रखी है 4.3 मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड. मतलब ये एक्टिविटी भी आप करके देख सकते हैं. अगर आपके पास ये क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो, तो आप अपनी जितने भी फ्रेंड्स है या फिर अपनी फैमिली में है सभी का आप टेम्परेचर नोट डाउन कर सकते हैं. 4.3 आपका आता है पॉइंट. तो इसमें आपको दे रखा है लेबोरेटरी थर्मामीटर. ये तो आपने फर्स्ट टाइम देख लिया था क्लिनिकल थर्मामीटर, और सेकंड आता है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर. अब इसकी आप लोगों को जरूरत तो है. आप फीवर है और इसको चेक करने के लिए तो हमने क्या कर लिया क्लिनिकल थर्मामीटर. लेकिन अदर भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमको टेम्परेचर नापना होता है. उनका टेम्परेचर हम कहीं में मेजर करेंगे तो इसके लिए लेबोरेटरी में थर्मामीटर. हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट? For this purpose, there are other thermometers. One such thermometer is known as the laboratory thermometer. The teacher will show you the thermometer. आप जब स्कूल आएंगे आपकी क्लास लग जाएगी तो आपको जो है थर्मामीटर में आपकी लैब में शो हो जाएगा. Look at it carefully and note the highest and the lowest temperature. It can measure the range of laboratory thermometer is. अब इसमें भी जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस नाप सकते थे. तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है इसमें आपको क्या मेजर होगा -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. इतना आप नाप सकते हैं ना. -10 डिग्री सेल्सियस के भी टेम्परेचर को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. 101 डिग्री सेल्सियस को भी आप मेजर कर सकते हैं. Also you did in the case of the clinical thermometer. Find out how much a small division on this thermometer read. आप प्रैक्टिकल में जैसे इसको भी डिवाइड कर दिया था ना, इस तरीके से अपन इसको भी डिवाइड क्या बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर को भी डिवाइड कर सकते हैं. आपको एक्टिविटीज और भी दे रखी है. You would need this information to read the temperature correctly. Let us now learn how this temperature is used. अब इसको यूज कैसे करेंगे? एक तो आपको 4.4 में एक्टिविटीज जो दे रखी है वो नॉर्मली दे रखी है कि आप बीकर में पानी लीजिए और जो आपके ये वाला जो टेम्परेचर ये होता है थर्मामीटर कुछ इस रोड की तरह दिखता है ना. ये जो इतनी बड़ी सी रोड आपको दिखा रखी है ना इस तरीके से. इसमें भी यही वो ग्लास ट्यूब की होती है और कुछ इस तरीके से पैमाने रहते हैं इसमें भी. ओके, तो ये इससे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. अपन एक्टिविटी 4.5 करते हैं. टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और मग. Dip the thermometer in water. Wait till the mercury thread becomes steady and note the temperature. Now take out the thermometer from water. Observe carefully what happens now. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begins to fall. This means that the temperature must be read while the thermometer is in water. मतलब कि अगर आप एक मग के अंदर पानी भर के लेते हैं और उसका अगर गर्म थोड़ा सा पानी लिया है और अगर थर्मामीटर से आप उसका जो टेम्परेचर ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर आपने उसको बाहर निकाले, आप जैसे ही उस थर्मामीटर को आउट करेंगे तो उसका जो लेवल था टेम्परेचर था वो वापस गिरने लगेगा. इसका मतलब जो आपका थर्मामीटर है वो कब काम कर रहा है? पानी के अंदर ही वर्क करेगा और पानी की ही वो रीडिंग हमको बताएगा कि इसका टेम्परेचर कितना है. सेकेंड आता है आपका ट्रांसफर ऑफ हीट. अब ट्रांसफर ऑफ हीट, ये तो हीट को नापने का देख लिया हमने, थर्मामीटर बताया.
हीट जो है, हीट मीन ऊष्मा, ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? You might have observed that the frying pan becomes hot when kept on a flame. It is because the heat passes from the flame to the utensil. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? मतलब कि आपने एक क्या करा है, ज्वाला के ऊपर एक बर्तन रखा है और आप थोड़ी देर में देखेंगे कि धीरे धीरे वो बर्तन गर्म होने लगता है और वापस आप गर्म बर्तन को नीचे उतारते हो जबकि वो आग के ऊपर नहीं है ना, फ्लेम के ऊपर नहीं है, तो वापस धीरे धीरे बर्तन क्या होने लगता है, ठंडा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? The heat is transferred from the pan to the surrounding. वो जो हीट थी पैन के अंदर वो क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई कहाँ पे, सराउंडिंग, आसपास के परिवेश में जो उसकी ऊष्मा थी वो बढ़ चुकी है। So you can understand that in both cases the heat flows from a hotter object to a colder object. इन दोनों प्रोसेस में आपने क्या सीखा, मतलब कि पहले तो फ्लेम के ऊपर अपन ने जो था ठंडा अपना पेन था वो रखा था ना, पेन मतलब कि कोई सा भी बर्तन रखा था, तो क्या हुआ था उसमें जो फ्लेम थी उससे आपका बर्तन क्या हो गया था, गर्म हो गया था। सेकेंड में आपने क्या करा, फिर गर्म बर्तन को उठा के बाहर रखा तो उसमें से भी ऊष्मा निकल गई। तो आपने दोनों में क्या ऑब्जर्व किया है कि जो आपकी हीट होती है वो क्या होती है, हॉट से कोल्ड की ओर ट्रांसफर होती है, हॉट से कोल्ड की ओर ट्रांसफर होती है। In fact, in all cases, the heat flows from a hotter object to a colder object. मतलब जो गर्म पदार्थ है उससे ठंडे पदार्थ की ओर जाएगा। How does heat flow? Let us investigate. अब ये हीट कैसे आपकी फ्लो करती है, इसको भी आपको इन्वेस्टिगेट करना है। एक्टिविटी आप 4.6 से देखेंगे। Take a rod of flame strip of metal, say of aluminium or iron. Fix a few small wax pieces on a rod. These pieces should be at nearly equal distance. मतलब कि आपको एक रोड लेना है जो कि एल्यूमिनियम या फिर आयरन लोहे की ऐसी कुछ हो सकती है, और इस स्टिक के ऊपर आप छोटे छोटे से जो मोम के टुकड़े हैं, मोमबत्ती जो आती है ना वैक्स की, उसको आपको लगाना है। फिर आपको क्या करना है, उनको कुछ कुछ दूरी पे लगाते जाना है। Clamp the rod to a stand. If you do not find a stand, you can put one end of the rod is between bricks. Now hit the other end of the rod and observe. मतलब कि जो आपने रोड रेडी करी है वो मोम के चिपका के, मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपका के, अब उनको क्या करना है कि स्टैंड पे लग दोगे। स्टैंड नहीं है तो इस तरीके से जो ये फोटो में दिखा रखा है ना, दो ईंटें ली है और ईंटों के बीच में क्या कर दिया इन्होंने, ईंटों के बीच में इस रोड को फंसा दिया और रोड में ये बीच बीच में क्या दे रखा है, मोम के टुकड़े, और इसके एक सिरे से इन्होंने क्या दिया इसको, आग से हॉट दी, मतलब कि फ्लेम इसको दे दिए। तो अब इसमें से क्या ऑब्जर्व हो रहा है आपको कि जो फ्लेम के टुकड़े हैं वो नीचे गिरते जाएंगे। नाउ हीट द अदर एंड टू रोड एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू द वैक्स पीसेस। द वैक्स के जो पीसेस है, मोमबत्ती के टुकड़े, उनके साथ क्या हो रहा है, do these pieces begin to fall? Which piece fall in the first? Do you think that the heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? आप इससे मतलब कि जो सबसे पहले वाला आपके पास मोम का टुकड़ा था वो सबसे पहले आपने क्या गर्म किया है, रोड को गर्म किया है, लेकिन क्या नीचे गिर रहा है, जो मोम के पीसेस तो वो नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले कौन सा गिरा है, ये जो सबसे पहले जो इस फ्लेम के पास में था वो क्या हुआ है, नीचे गिरा है। तो मतलब आपका जो हीट का ट्रांसफर है वो भी कैसे हो रहा है, कंटिन्यूस होता जा रहा है। ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड, और एक के बाद एक फिर उसमें ट्रांसफर हीट होती जा रही है। प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। इसमें भी क्या हो रहा है, हॉटर एंड मतलब कि गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ आपकी ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। ऑब्जेक्ट इज नाउन एज कंडक्शन, और ये जो ऑब्जेक्ट है, रोड जो ली है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन। क्यों, क्योंकि ये हीट को अपने अंदर से ट्रांसफर होने दे रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन। कंडक्शन मतलब होता है चालक। Heat is transformed by the process of conduction. Do all substances conduct the heat easily? You must have observed that the metallic
metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? है ना, ये तो आपने क्या कहा कि रोड जो ली थी वो या तो एल्यूमिनियम की ली थी या फिर आयरन की ली थी। तो ये क्या हो रहा है, ये जो है वो कंडक्शन है, कंडक्शन में हीट की मतलब ये एक एंड सीधे से लगाकर कोल्डेस्ट एंड सीधे तक वो जो है हीट का ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन आपने बहुत सारे बर्तन देखे होंगे घर में, चाय की तपेली हो गई है, उसमें क्या हैंडल रहता है, या तो प्लास्टिक का एंड रहता है उसका हैंडल का या फिर लकड़ी का बना होता है। क्यों? क्योंकि वो जो रहता है वो कंडक्शन नहीं देते, वो हीट को ट्रांसफर नहीं करते हैं। आप इस एक्टिविटी में देखेंगे 4.7 heat water in a small pan or a beaker. Collect some articles such as a steel spoon, plastic scale, pencil, and a divider. Dip one end of each of these articles in hot water. मतलब कि आपको बहुत सारे ऐसे सामान लेने हैं, जो भी आपके पास है, जैसे स्केल ले लिया, स्टील की चम्मच है, प्लास्टिक का कुछ आपने रोड ले ली, स्केल ले ली, और उन सबको क्या करना है, गर्म पानी के अंदर रखना है। Wait for a few minutes, touch the other end. Enter your observation in table 4.3. आप इन अदर थोड़ी मिनट के लिए इसको रखना है और फिर आपको सबको एक एक को जो एंड पॉइंट है ऊपरी सिरा उसको टच करके देखना है, उसका मेजरमेंट करना है। The materials which allow heat to pass through them easily are conductor. मतलब कि जो मेटल अपने अंदर से इजीली हीट को क्या करते हैं, पास आउट होने देते हैं, पास थ्रू देम इजीली, है ना, अपने अंदर से जो मेटल हीट को ट्रांसफर होने देते हैं, पास आउट होने देते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स। जैसे आपने स्टील की चम्मच रखी है, फिर लोहे की कोई रोड रखी तो वो कंडक्टर हो जाएगी क्योंकि वो गर्म हो जाएगी। इसकी जगह अगर प्लास्टिक रहेगी तो वो गर्म नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। एल्यूमिनियम हो गया या आयरन मतलब लोहा, कॉपर हो गया तांबा, ये सब आपके कंडक्टर्स है। द मटेरियल्स which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor. मतलब कि जो मेटल्स अपने अंदर से हीट को इजीली पास थ्रू आउट नहीं होने देती है, उसको हम क्या बोलेंगे, पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर आर नाउन एज इंसुलेटर्स। इसको हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं, या फिर इसको, ये तो हो गया आपका चालक और ये हो जाएगा कुचालक। क्या बोलेंगे इसको, कुचालक, इंसुलेटर या फिर पुअर कंडक्टर, है ना, उष्मारोधी भी इसको बोलते हैं। द वाटर एंड द एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो वाटर पानी है और जो हवा है वो पुअर कंडक्टर होते हैं, जो उष्मा के कुचालक होते हैं। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस, लेट अस फाइंड आउट। फिर जो हीट है ट्रांसफर कैसे होती है इन ऑब्जेक्ट में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाती है, जबकि जल और हवा जो है वो उष्मा की कुचालक होती है। तो इसके लिए फिर हम एक्टिविटी देखेंगे। एक्टिविटी आपकी 4.8 आती है। एक्टिविटी में हम देख राउंड बॉटम फ्लास्क, fill it to 2/3 with water, place it on a tripod or make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. Wait till the water in the flask is still. Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask. Gently using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. मतलब ये आपको जैसे ये पिक्चर में दे रखा है वैसा एक क्या लेना है, बीकर लेना है। बीकर के अंदर 2/3 वाटर आपको रखना है और उसके अंदर आपको पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल लेना है। नीचे से आपको एक लो देना है मोमबत्ती या फ्लेम से, और कुछ इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट करना है। उस वाटर को क्या करना है, पूरा सेम लेवल पे आने देना है। फिर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे इसमें से, write your observation in your notebook and also draw a picture of what you observed. When water is heated, the water near the flame gets hot. जब पानी गर्म होगा तो क्या होगा, वो when water heated, the water near the flame gets. सबसे पहले कौन सा वाला पानी गर्म होगा, जो नियरेस्ट है फ्लेम के, मतलब कि जो सबसे नीचे वाला लेवल का वाटर है वो क्या होता जाएगा आपका, इसके जो जस्ट पास कर रहेगा वो वाला वाटर आपका गर्म होता जाएगा। और उसके बाद में सेकेंडली क्या होगा, वो वाला वाटर जो रहेगा
जो हीट वाटर है वो क्या होगा, अपर लेयर पे चला जाएगा, और अपर लेयर जो थी जो कूल वाटर की है वो क्या आ जाएगी, नीचे। इसी तरीके से जैसे जैसे वाटर की लेयर गर्म होती जाएगी वो ऊपर उठती जाएगी, और जो कूल वाटर है वो नीचे आता जाएगा। इस तरीके से पूरा राउंड राउंड होके कंप्लीटली वाटर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, है ना। पूरा वाटर आपका जो है वो हीट हो जाएगा। यही मेथड होती है वाटर के, या फिर आप चाय बनाते हैं फिर बोलते ना उबल गई, उबलना कब स्टार्ट कर देती है, जबकि पूरा लेवल एक जैसा हो जाता है, पूरा पानी आपका गर्म हो चुका है, तब वो उस टेम्परेचर पे आके उबलना स्टार्ट कर देता है। Hot water rise up, the cold water from the sides moves down towards the source of heat. This water also gets hot and rises, and water from the sides moves down. This process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is known as convection. इस जो पानी गर्म होने की ये विधि है, इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब होता है संवहन, कन्वेंशन। कन्वेक्शन मतलब होता है संवहन। ओके, तो हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर। अब हमको देखना है कि अब वाटर का तो हमने देख लिया कि कैसे हीट होता है, वो पूरा हीटेड कैसे होगा। अब जो एयर है उसमें देखेंगे इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक। आपने कभी देखा है कि जो एयर है वो कैसे गर्म होती है, जो स्मोक है वो किस डायरेक्शन में जाता है। ओके, तो the air near the heat source gets hot and rises। एयर भी जो रहती है वो क्या होती है, अपने जैसे उसको फ्लेम मिल रही है, कोई ज्वाला या आग मिल रही है, तो पास का जो लेवल, ज्वाला के पास की जो एयर है वो सबसे पहले हीट होगी, और वो क्या हो जाएगी, सराउंडिंग पूरी तरह की फैल जाएगी, और जो कोल्ड वाली एयर थी वो पास में आके फिर वो हीट होगी, फिर वो चली जाएगी। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। The air from the sides comes in to take its place. In this way, the air gets heated. The following activity confirm this idea. 4.9 में जो एक्टिविटीज आपने दे रखी है, ओके, इसमें मैं पहले फ्लेम चला लिया मोमबत्ती से, आप ये कर सकते हो लेकिन केयरफुली। आपने एक हैंड तो कहाँ रखा है, मोमबत्ती के साइड में, और एक रख दिया ऊपर। तो अब जो है इसकी लो जो जलेगी, ये इससे इसका धुआं क्या होगा, ऊपर उठेगा। ओके, तो ये लो का जो ऊपर वाली आपकी हथेली रहेगी वो एकदम से क्या हो जाती है, हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, जबकि जो ये पास वाली जो रहती है वो गर्म नहीं होती। क्यों, क्योंकि जो लो है वो कहाँ जा रही है, ऊपर की साइड जा रही है, नॉट साइड की ओर। तो ये भी कैसे होगा, ये वाला होगा आपका कन्वेक्शन के थ्रू ही होगा। Notice that toward the top the air gets heated by convection. Therefore, the hand above the flame feels hot. On the sides, however, there is no convection, and the air does not feel as hot as at the top. मतलब कि यहाँ पे जो साइड वाला है वहाँ पे कोई भी कन्वेक्शन नहीं हो रहा था, एयर का जो हवा नहीं जा रही थी, इसलिए अपना साइड वाला एयर गर्म नहीं हुआ है। The people living in the coastal area experience an interesting phenomenon। मतलब कि जो कोस्टल एरिया में पीपल रहते हैं, कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्र के किनारे में रहते हैं ना, वो एक बहुत ही अद्भुत तरीके का एक्सपीरियंस लेते हैं, है ना। अद्भुत परिघटना होती है। ड्यूरिंग द डे the land gets heated faster than the water, the air over the land become hotter and rise up। मतलब कि दिन के समय में क्या होता है, the land gets heated faster than the water। जो लैंड पे, थल पे, जो भूमि के ऊपर जो हवा है वो ज्यादा जल्दी गर्म होती है, समुद्र के ऊपर वाली जो हवा है उसके कंपेयर में, है ना। The air over the land become hotter and rise up। और वो हवा क्या होती है, गर्म होके ऊपर उठने लगती है। The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place। ऊपर उठता है और क्या होती है, जो ऊपर उठी है हवा वो वापस कहाँ जाएगी, समुद्र में, और समुद्र से जो ठंडी हवा आती है वो कहाँ आ जाती है, वापस थल पे, और थल पे आने के बाद गर्म होके वापस समुद्र की ओर चली जाती है ना। इस तरीके की ये प्रोसेस चलती रहती है। जैसे कि ये आपका दे रखा है कूल एंड हॉट, ये डे टाइम में है और ये नाइट टाइम में, उल्टी प्रोसेस हो जाती है। डे टाइम में क्या हो जाती है, ये कोस्टल एरिया जो समुद्र के किनारे आप रह रहे हो, उधर पानी है और इधर आपका घर है, तो यहाँ पे क्या होगी, जो हवा है ये इस तरीके से आती है। पहले समुद्र से नीचे हवा आएगी, यहाँ पे आएगी, फिर थल वाली जो है जमीन के पास वाली पहले हीट हो जाएगी, और फिर वो क्या होगी, ऊपर उठेगी, और फिर वो समुद्र में चली जाती है। और नाइट टाइम में इसका अपोजिट होता है। नाइट टाइम में जो रहता है
जितनी जल्दी जो अपनी भूमि वाली अर्थ की जो एयर रहती है वो हीट होती है, उतनी ही जल्दी वो वापस कूल भी हो जाती है। मतलब कि जैसे ही नाइट होती है तो वो हवा बहुत जल्दी ठंडी होने लगती है और गर्म हवा कहाँ से आती है, समुद्र की ओर से गर्म हवा आती है और बाहर जो पृथ्वी की तरफ रहती है वो क्या रहती है, कूल हवा रहती है। The air from the sea is called the sea breeze. जो समुद्र की तरफ से आती है उनको क्या बोलते हैं, सी ब्रीज या फिर समुद्री समी, सी ब्रीज कहेंगे। और जो लैंड की तरफ से आती है उनको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal area were made to face the area। मतलब कि जो समुद्र की तरफ से ठंडी हवा आ रही है उनको लेने के लिए जो समुद्र के किनारे पे घर बने हुए रहते हैं उनकी खिड़कियां कहाँ रहती है, समुद्र की ओर ही रहती है, समुद्र के किनारे की तरफ खिड़कियां रहती है ताकि वो समुद्र की ठंडी हवा अच्छे से मिलती रहे। At night, it is exactly the reverse. The water cool down more slowly than the land, so the cool air from the land moves toward the sea. This is called the land breeze. When we come out in the sun, we feel warm. How does the heat from the sun reach us? जैसे ही हम सूर्य के नीचे प्रकाश में आते हैं तो हम क्या गर्मी का अनुभव करते रहते हैं। तो ये गर्मी जो है वो सूर्य की वो हम तक कैसे पहुंचती है? It can't reach us by conduction and convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun। अब ये जो प्रकाश है, सूर्य की जो एनर्जी है या लाइट है, सॉरी ये जो हीट है इसकी सन की, वो हम तक कैसे आ रही है? यहाँ पे जो हवा है उसके अंदर तो कोई भी मैटर है नहीं, क्योंकि जो हमने टू मैटर देखी है, कंडक्टर्स एंड कन्वेंशन, इसके अंदर तो क्या ऑब्जेक्ट की नेसेसरी होता है, कोई अगर ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट की थ्रू ही कंडक्टर चाहिए यहाँ पे गर्म होने के लिए, और यहाँ पे कन्वेक्शन कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए तभी गर्म। अब जब सूर्य और पृथ्वी के बीच तो कोई कनेक्शन है नहीं, तो ये कैसे आ रही है? तो from the sun the heat comes to us by another process known as radiation। जो सूर्य के थ्रू हम तक आ रही है ऊर्जा या उष्मा, इसको हम क्या कहेंगे? रेडिएशन के थ्रू आ रही है। रेडिएशन मतलब कि विकिरण, रेडिएशन। This transfer of heat by radiation does not require any medium। इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। It can take place whether a medium is present or not। When we sit in front of a room heater, we can heat by this process। मतलब जब हम अपने रूम में भी हीटर चला के रखते हैं तो क्या हम हीट को उसको हीटर को टच करते हैं तब हमको गर्मी होती है, गर्मी अनुभव होती है? नहीं, ये भी क्या प्रोसेस है? रेडिएशन के थ्रू ही हमारा पूरा रूम गर्म हो जाता है और हमको गर्मी का अनुभव होता है। hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surrounding by radiation। Our body too gives heat to the surrounding and receive heat from it by radiation। मतलब कि हमारी बॉडी भी अगर गर्मी का अनुभव कर रही है तो वो बाहर सराउंडिंग में अपनी गर्मी दे देगी और क्या करेगी, वहां से कूल को ले लेगी। All hot bodies radiate heat। All hot bodies radiate heat मतलब सभी जो गरम वस्तुएं हैं वो रेडिएट हीट मतलब कि विकिरण के थ्रू ही गर्म होती है। When this heat falls on some object, a part of it is reflected। मतलब कि जब किसी वस्तु पे when this heat falls on some object, ये रेडिएशन गिरती है तो क्या होता है? a part of it is reflected। कुछ पार्ट तो इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब कि परावर्तित हो जाता है, एज इट इज वापस रिटर्न हो जाएगा। a part is absorbed। कुछ पार्ट को जो रहता है वो ऑब्जर्व कर लिया जाता है जिसके ऊपर वो गिर रही है। and a part में भी ट्रांसमिटेड, कुछ पारगत हो जाता है, ट्रांसमिटेड हो जाता है। तो रिफ्लेक्टेड, ऑब्जर्व्ड एंड ट्रांसमिटेड। The temperature of the object increase due to the observed part of the heat। Why are you advised to us an umbrella when you go out in the sun? आपको बोलता किसी ने को ज्यादा गर्मी रहती है तो आपने देखा होगा लोग क्या रहते हैं, छाता लेके जाता है ना। तो छाते से क्या होता है, वो जो गर्मी रहती है डायरेक्टली हमारे सिर पे नहीं आती है। अब 4.5 आपका एक और है टॉपिक, इसमें दिया है काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। समर और विंटर, गर्मी और सर्दियों में जो हम वस्त्र पहनते हैं उनके क्या क्या टाइप्स है। You know that in summer we prefer light clothes, light colored
cloth and in winter we usually wear dark color cloth. Why is it? Let us find out. अब इसके लिए हम एक्टिविटी देखते हैं कि आपको वहाँ क्या लेना है, 2 तपेली लेनी है, पतेली आपको जैसे इसमें दे रखा है, आपकी एक्टिविटीज है ना, और उनको क्या करना है, आउटसाइड में एक में ब्लैक कलर कर देना और एक में व्हाइट कलर कर देना, और इसमें आपको वाटर लेना है ना, वाटर को आपको गर्म करना है। तो आप देखेंगे कि कौन सा वाटर जल्दी गर्म होता है, या फिर रूम टेम्परेचर पे नहीं, आपको सनलाइट में इनको रखना है। और आप 15 मिनट या आधे घंटे बाद देखेंगे तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ब्लैक कलर वाले बर्तन में हमने पानी रखा है वो जल्दी गर्म हो जाता है और ये व्हाइट वाला कम गर्म होता है। यही आपकी दोनों एक्टिविटीज में समझा रखा है। और उल्टा भी ऐसा ही होता है, जैसे कि जो लाइट कलर वाला होता है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा और डार्क कलर वाला होता है वो लेट आपका ठंडा होता है। तो इसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कपड़ों का सिलेक्शन भी इसी तरीके से करते हैं। डार्क कलर वाले कपड़े होते हैं वो हीट को ज्यादा अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं और लाइट कलर जो होते हैं वो ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए हम कपड़ों का इस तरीके से सिलेक्शन करते हैं। Woolen cloths are keep us warm in winter. In the winter, we use woolen cloths. Wool is a poor conductor of heat. मतलब कि हम सर्दियों में जो है उनके कपड़े पहनते हैं और ऊन जो रहता है उष्मारोधी होता है हीट का। Moreover, there is air dropped in between the whole wool fiber. Wool fiber मतलब कि ऊनी रेशों के अंदर कुछ छेद भी बीच में दिखाई देते हैं। उनके अंदर कोई भी आप कपड़े पहनते हो तो बड़े बड़े से छेद जैसे इन कपड़ों में नॉर्मली दिखाई नहीं देते, लेकिन ऊन के स्वेटर में आपको दिखाई देते हैं। This air prevents the flow of heat from our body to the cold surrounding, so we will warm. मतलब कि ये जो छेद रहते हैं ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी की जो उष्मा है उसको बाहर जाने से रोकते हैं, तो हमारा शरीर जो रहता है वो सर्दियों में गर्म बना देता है। Suppose you are given the choice in winter of using either one thick blanket or 2 thin blanket joined together. मतलब कि या तो आपको सर्दियों में एक मोटा कंबल दे दिया गया या फिर 2 कंबल जो कि जुड़े हुए हों पतले पतले, उनके बीच में हवा की लेयर हो, ऐसे आपको दे रखे। तो व्हाट वुड यू चूज एंड व्हाई, आप उनमें से कौन सा चूज करोगे और क्यों। रिमेम्बर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट। जब दोनों ब्लैंकेट के बीच में एक एयर की जो है लेयर है तो आपको क्या करना है, सेकंड वाला कंबल आप चूज करेंगे। तो इस तरीके से आपकी हीट का जो है प्रोसेस रहता है। कंप्लीटली टेम्परेचर पर थर्मामीटर देखेंगे, 2 टाइप्स क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड एक्टिविटीज के जो आपने कंडक्शन से देखा है, फिर इंसुलेटर का आपने देखा है, कन्वेक्शन क्या होता है, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज आपने देखा है, और फिर आपने रेडिएशन देखा है। तो ये आपका 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।